एट द एज ऑफ 16 गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं लोग ये सारी चीज़ें इतनी डीप डाइव आपने कैसे की कि मनी को कैसे ग्रो किया जाए? हमारे पास तो सब है, लेकिन फिर भी एक हमेशा एक डर रहता है कि अगर इनकम बंद हो गया तो क्या। लेकिन होता क्या है कि जो लोग जॉब करते हैं वो भूखे नहीं मरते, लेकिन वो पेट भर खा भी नहीं सकते। जो भी मैंने 2 स्टॉक्स लिए थे 2009 में, एक साल के बाद फास्ट फॉरवर्ड 2010 के दिवाली में 20,000 का मेरा कैपिटल हो गया 8,000। ऐसा लगा कि ये इंसल्ट है मेरा। अपने 52 लो वीक के जो स्टॉक्स थे, दो स्टॉक्स, उनके साथ अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी। अब आप क्या करते हो? अभी मेरे जर्नी को अगर समराइज करेंगे तो जर्नी फ्रॉम 52 वीक लो टू 52 वीक हाई, ऐसा बोल सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है वही मार्केट नीचे सस्ते में खरीदने का। वो कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स थे जिनके साथ आप अपनी ट्रेडिंग शुरू की? फर्स्ट, व्हाट टू बाय। सेकेंड इज व्हेन टू बाय। थर्ड इज हाउ मच टू बाय। फोर्थ इज व्हेन टू सेल। और फिफ्थ जो पॉइंट है कि हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। इस नॉइज से कैसे बचे, प्लस जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी मार्केट ने अडॉप्ट कर ली है, उसमें आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? जितने भी टूल्स अभी मार्केट में आए हैं उससे लाइफ इजी हुई है, लेकिन कन्फ्यूजन और किसी भी चीज़ का ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर नॉलेज भी डेंजरस है कि क्या क्या यूज़ करें, और पैसा कम है और टूल्स ही ज़्यादा हो गया अभी। स्टॉक मार्केट में हमेशा नए इन्वेस्टर्स एंट्री करते रहते हैं, और जब बात करते हैं हम इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र से 1.8 सीआर न्यू इन्वेस्टर्स ने एंट्री की है स्टॉक मार्केट में। और यहाँ से ये कहानी शुरू होती है आज के हमारे इस स्पेशल एडिशन अनस्क्रिप्टेड में, जहाँ पर हमारे खास गेस्ट थे मंगेश कुलकर्णी, जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाई है। इनसे सुनते हैं क्या है इनकी जर्नी, कैसे इन्होंने शुरुआत की और आज वो खुद को कहाँ पर पाते हैं। मंगेश, वेलकम टू द शो अनस्क्रिप्टेड। Yes, thank you for inviting me. And about my journey, it is a very interesting journey. तो शुरुआत ऐसी हुई, मतलब हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जॉब छोड़ के बिजनेस चालू किया है। तो आपने जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया? या आई वॉज वर्किंग एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर इन LIC ऑफ इंडिया। तो 2 साल मैंने काम किया, मतलब 26-27 के एज पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, और आई वॉज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का या कॉन्ट्रा अप्रोच हमेशा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो जॉब करते हैं अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड होता है, वैसे ही मेरा भी था। तो मेरे डैड ने बहुत सारे रेप्यूटेड कंपनीज है, उसमें ही स्टार्टेड विद बजाज ऑटो, फिर विप्रो, फिर फिलिप्स एंड इवेंचुअली हनीवेल ऑटोमेशन। तो ऐसा करते करते अच्छे ब्रांड्स के साथ उन्होंने अच्छे पोजीशन पे काम किया। लेकिन होता क्या है कि जो लोग जॉब करते हैं, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो भूखे नहीं मरते, लेकिन वो पेट भर खा भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो फिर एक मेरे दिमाग में ये था व्हेन आई वाज इन द स्कूल कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स के जो डैड है या जो स्पेशली मारवाड़ी गुजराती कम्युनिटीज़ है, उनका लाइफस्टाइल और उनका जो एक पीस ऑफ माइंड है वर्सेस हमारा, तो हमारे पास तो सब है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक हमेशा एक डर रहता है कि अगर इनकम बंद हो गया तो क्या। तो वहीं से एक रिसर्च चालू हो गया एट द एज ऑफ 16-17 कि क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मुझे ऐसा लगा कि मतलब अपर मिडिल क्लास से HNI कैटेगरी में जाना बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, मतलब कई जनरेशन्स का टाइम लगता है उसमें। करेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वो टाइम पे जो भी मुझे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो फैक्टर ऐसा लगा कि एक तो अपना बिजनेस होना चाहिए, या तो फिर सेकेंड ऑप्शन है कि अगर हम लोग जॉब छोड़ के बिजनेस में नहीं आ सकते, तो फिर एक सेफर ऑप्शन है कि हम लोग दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते, मतलब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं सीरियसली सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ कि एट द एज ऑफ 16 वी टॉक अबाउट n नंबर्स ऑफ थिंग्स, यू नो, कि पढ़ाई क्या करनी है, आगे क्या करना है, या फिर गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं लोग यू नो, आजकल ये सब ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है, सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
ये सारी चीज़ें इतनी डीप डाइव आपने कैसे की कि यू हैव टू सर्च फॉर पैसिव इनकम, या फिर कहाँ और ग्रो कर सकते हैं, मनी को कैसे ग्रो किया जाए, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आगे बढ़ने की, ये माइंडसेट आपका कैसे आया? पहले से ही ऐसा था, मतलब मेरा थोड़ा जो नेचर है कि बहुत ज़्यादा काम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, ये तो हर कोई करता है। लेकिन मेरा ये था कि स्मार्ट वर्क करके कम समय में, मतलब वो टाइम पे मैंने टारगेट ऐसा रखा था कि एट द एज ऑफ 30 मैं रिटायर हो जाऊंगा, क्योंकि वही टाइम पे मेरे डैड का एज 58 होने वाला था। तो 2019 की 1920 ऐसा वो टाइम पे वो भी रिटायर हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा। तो अगर एट द एज ऑफ 30 रिटायर होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा अलग। तो वही से फिर वो चालू हुआ, और फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि 2008-9 में जब एक्चुअली मार्केट क्रैश हुआ था, Recession हुआ, वो बाद में yeah. पता चला कि वो क्रैश था। तो मेरे डैड ने जॉब स्विच किया, ही केम इनटू हनीवेल ऑटोमेशन। और होता क्या है कि जब भी हम लोग नए कंपनी में जाते हैं तो वो कंपनी का किसी और बैंक के साथ टाइप होता है। बैंक्स के जो आरएम्स होते हैं वो तो पुश करते हैं, वो तो बाकी सब दे ही देते, चिपकाते ही है। तो उनको भी 3-in-1 अकाउंट आ गया। तो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड आया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि ये क्या है। तो डैड ने बोला कि डीमैट अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड है, इसका यूज़ जो है शेयर्स बाय एंड सेल करने के लिए होता है। तो फिर मैंने बोला आप करते हैं क्या? वो बोले मैंने तो कभी किया नहीं है, और मतलब अभी करना पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि फाइनेंसेस पूरे टाइट है, मतलब जो भी आ रहा है वो पूरा उसका प्लानिंग हो चुका है। तो मैं बोला मैं ट्राई करता हूँ। तो उसके पहले जो भी मेरे पास कोई घर पे आता है, नानी आती है, मासी आती है, कोई 100-200 रुपये, 100-200, ब्लेसिंग्स के तौर पे जो हाँ, तो कुछ, वो हाँ, जमा करके मेरे पास था 20,000 रुपीज़। वाओ, तो वो सब तो कैश में ही था, जो अपना पिगी बैंक रहता है तो करेक्ट, उसमें था। तो मैंने डैड को बोला ये मैं आपको कैश देता हूँ, आप उसमें डालिए और फिर उसका मैं कुछ करता हूँ। तो 2009 लक्ष्मी पूजन, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आई थिंक, तो वहाँ पे मेरी स्टॉक मार्केट में एंट्री हो गई। वहाँ पे फिर मतलब पता तो कुछ नहीं था, एंट्री तो हो गई, मतलब हाँ, मोस्टली 99% केसेस घुस ऐसे। गए हैं, पता नहीं अभी आगे क्या करना हाँ, तो है। वो टाइम पे लॉजिक मेरा ऐसा था, आई थिंक मैंने जो अभी देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर का वैसे ही रहता है। जी, हम लोग क्या सोचते हैं कि येस बैंक 400 से 20 रुपये हो 20 गया तो रुपये हो कभी ना गया। कभी तो 400 हो जाएगा। या, वो टाइप का मेरा लॉजिक था। तो मैंने ये देखा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो एक साल पहले एक्स अमाउंट पे थे, एक्स प्राइस पे थे, और अभी वो 80-90% नीचे आए। इन शॉर्ट वो 52 वीक लोस पे थे। तो वैसे ही दो स्टॉक मैंने खरीदे। उसमें का एक नाम मुझे पता है, विशाल इन्फोकॉम करके कंपनी थी। एक 102 रुपीज़ उसका 52 वीक हाई था, और वो ट्रेड कर रहा था आई थिंक 10 रुपीज़ पे। तो मैंने सोचा ये तो मतलब बढ़िया है। तो 100 का नहीं, 10 रुपये का 100 नहीं, कम से कम 30-40 भी हो गया तो पैसा ही पैसा है। लेकिन जो भी मैंने दो स्टॉक्स लिए थे 2009 में, एक साल के बाद फास्ट फॉरवर्ड 2010 के दिवाली में 20,000 का मेरा कैपिटल हो गया 8,000। ओके, मतलब 60% लॉस हो गया। लॉस, तो पैसा गया, उसका कुछ नहीं था। लेकिन एक कहीं ना कहीं मुझे वो ऐसा लगा कि ये इंसल्ट है मेरा, मतलब मेरा फेलियर है वो। क्योंकि 7-8 साल थोड़ा थोड़ा करके जो मैंने जमा किया था, तो सब एक बार एक में, 12 महीने में 60% कैपिटल इरोड होना मतलब बहुत बड़ा फेलियर है। करेक्ट, और जब मैंने बाद में चीज़ें एनालाइज की, तब वो टाइम पे मार्केट एक्चुअली बढ़ा था, बॉटम से मार्केट रिकवर हुआ था, लेकिन मेरे दो स्टॉक्स नीचे आए थे। फिर 2010 में मैंने सोचा कि अभी ये कुछ तो गलत हुआ है, तो उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने अमाउंट, मैं आगे सुनना चाहूँगी ये स्टोरी, लेकिन मुझे ये जानना है, जब ऐसा हुआ कि आपने जो इतनी मेहनत से अपने पैसे कलेक्ट करके रखे थे इतने सालों से, और वो पैसे डूबे, आपको कैसा फील हुआ? आपने बताया कि यू फेल्ट लाइक फेलियर है मेरे लिए, बट आपने उसको रिकवर कैसे किया, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। कम बैक करना मार्केट में करेक्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंट्री तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो आप वापस एंट्री नहीं कर पाते हैं, ये हमने अभी तक देखा है। तो फिर वो कैसे शुरू हुआ? वो टाइम पे क्या था, क्योंकि एक तो एज मेरे साइड में था। यही चीज़ अगर एट द एज ऑफ 30, 35, 40 होती तो मैं उतना स्पोर्टिंगली नहीं ले पाता, क्योंकि वो एज ऐसा था कि गलाने के लिए थे, पैसे खर्चा करने के लिए ही थे, और अमाउंट भी इतना नहीं था। तो डैड ने भी बोला ठीक है चलो कोई इशू नहीं है।
और फिर लेकिन वो जो मेरा फेज़ था लाइफ का, तो लर्निंग फेज़ में था। 2009 में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, तो वो एक माइंड होता है ना कि लर्निंग फेज़ में ही मैं था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो गलत हुआ है, क्या हुआ है वो तो ढूंढना पड़ेगा। तो 2009 के आसपास, आज जैसा आज का आप देखेंगे तो जितने भी स्टॉक मार्केट ट्रेनर्स है या फिर जो भी आज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, तो आज का मॉडल क्या है कि लोग आज वेबिनार लेते हैं और वहाँ से फिर लीड जनरेशन होता है। तो वो टाइम पे 2009 में ऑफलाइन सेमिनार्स होते थे। तो पुणे में ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे उनके फ्री सेमिनार्स रहते थे और वहाँ पे लोगों को बुला के कुछ चीज़ें वो एजुकेट करते थे और बाद में संडे को पेड कोर्स रहता था। तो जो फ्री वाला जो पार्ट है फ्राइडे सैटरडे, तो वो मैं और मेरा फ्रेंड है अक्षय बंसाली करके, तो वो भी अच्छा, मतलब अभी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो उसका भी हो गया। तो हम दोनों क्या करते थे कि सैटरडे को वो फ्री सेमिनार में जाके बैठते थे। तो 2009 से 2013 इंजीनियरिंग कंप्लीट होते होते करीब करीब 200 से 250 सेमिनार हमने अटेंड किए। वो टाइम पे एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन वो ऐसे ही था, ट्रायल एंड एरर, पैसे आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन इतना सबका ज्ञान लेने के बाद बट यू स्टार्टेड लर्निंग, आपने हाँ, लर्न करना शुरू कर तो वो 4 इयर्स के फेज में पता चल गया कि क्या नहीं करना है। अच्छा, ओके। एंड फिर 2014-15 में ऐसे ही जो फ्री सेमिनार्स थे, तो क्या हो गया कि एक ट्रैक रिकॉर्ड तैयार हो गया कि 2010 में किसने क्या बोला था और वो बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो वो जो एनालिस्ट थे, जो भी ट्रेनर्स थे, तो उसमें से नॉलेजेबल कौन है और किसके प्रेडिक्शन सही आ रहे, तो वो एक मतलब बाइफर्केशन हो आपने गया। बाइफिकेशन तैयार कर लिया। तो फिर बाद में जिनके पास नॉलेज था, जिनके प्रेडिक्शन सही आ रहे थे, उनके ऊपर ट्रस्ट हमारा बढ़ गया। तो ऐसे ही एक एनालिस्ट जिनका सेमिनार हमने गणेश कला क्रीड़ा पुणे में जो है, तो 2014 में मैंने और मेरे दोस्त ने अटेंड किया। वहाँ पे उन्होंने कुछ शेयर्स बताए 4-5 कि ये स्टॉक्स ले लो, और 2014 से 15 में एक साल में वो 3x 4x हो गए स्टॉक्स। ओके। लेकिन मैंने तो लिए नहीं थे। तो 2015 में फिर उनका सेमिनार हो गया बहुत बड़ा। वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने जो स्टॉक्स बोले थे वो तो बढ़ गए, लेकिन ये कुछ भी नहीं, ये शुरुआत है। तो वो मुझे क्लिक हुआ, तब तक थोड़ा आइडिया भी आया था, एजुकेशन भी हो गया था, इनकम भी चालू हुआ था, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी आ गई थी। तो फिर डैड से मैंने 8 लाख रुपीज़ लिए, उसके ऊपर जो मेरा सैलरी आ रहा था, तो 2 लाख का टॉपअप करके मतलब 10 लाख का वो पोर्टफोलियो 14-15 में चालू किया। और वहाँ पे एक सेक्टर पता चल गया था, उन्होंने, वो एनालिस्ट ने ऐसा बोला था कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, अभी स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, मतलब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्रोकिंग कंपनीज जो है उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और अल्टीमेटली उनके स्टॉक प्राइजेस में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये उन्होंने फंडामेंटल रीज़न बोला था। तब तक थोड़ा बहुत टेक्निकल का भी पता चल गया था। चार्ट्स मैंने देखे तो वो सब ब्रेकआउट दे रहे थे मंथली चार्ट्स पे। वहाँ पे फिर मैंने पूरा जो भी मेरा 10 लाख का ये था इन्वेस्ट कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड 2018 जनवरी LTCG का जो टॉप बना, तो वो टॉप पे ये 10 लाख का पोर्टफोलियो हो गया था 45 लाख का। वाओ। और मतलब वो पॉइंट पे ऐसा था कि कितना भी खर्चा अगर करना है, फैमिली रन करना है, तो 25-30,000 वो टाइम पे बहुत था। तो मैंने सोचा कि ये अमाउंट अगर इसका FD करेंगे तो अपना तो हो गया पैसिव इनकम अभी। करेक्ट। तो ये पहला फेज है। अच्छा। तो जो गलाया अभी स्टार्टिंग में, जो 2009 में मैंने जैसे बताया कि पैसा लूज़ किया, लेकिन इवेंचुअली मतलब ये मेरे इससे क्या हम लोग सीख सकते हैं, तो इनिशियली अगर पैसा जाता भी है तो भी वो ट्यूशन फ़ी करके समझो वापस आना ही है। लेकिन क्या गलती हुई उसको थोड़ा एनालाइज करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करके बाद में फिर पैसा बनता है। क्या आप रोज़ बैठ कर चार्ट्स देखते थे या फिर मार्केट का ट्रेंड फॉलो करते थे? उसे आपने कैसे इम्प्रूव किया? एक सेमिनार में एक चीज़ अच्छी मुझे सीखने को मिली कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो वो मैंने ट्रेडिंग में भी मैंने इम्प्लीमेंट करी कि एक ही रूल अगर हम लोग फॉलो करेंगे कि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है
उसमें बाय ट्रेड करने नहीं है, और जो स्टॉक आप ट्रेंड में है उसको जल्दी सेल नहीं करना है। तो ये एक चीज़ भी अगर इम्प्लीमेंट की तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कैसे आपने ये सोचा और डिसाइड किया? मतलब ये तो कंसेप्ट मुझे जो मैंने बताया एक ट्रेनिंग में मुझे सीखने को मिला था। और फिर क्या होता है कि एक टेम्पटेशन रहता है कि 100 रुपये का स्टॉक आज 80 रुपीज़ हो गया, तो हम लोग बाय करते हैं तो बढ़ जाएगा। तो वो टेम्पटेशन और जो ये कंसेप्ट है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, दोनों अलग है। ओवर द पीरियड जब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि ऐसे ही गलती, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक का स्टॉक मैंने एक पॉइंट पे लिया था, तो लॉजिक क्या था कि 500 रुपये था तभी वो, तो नीचे आया था तो बढ़ जाएगा करके, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन दूसरे बाजू कंसेप्ट भी मालूम था, तो एक बार उसका जो भी कंसेप्ट है, जो भी हमने सुना है और हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं, गलतियाँ ही करते हैं अल्टीमेटली, तो वो एक पॉइंट के बाद 2-3-4 साल के बाद पता चलता है कि ये तो हमें पता था फिर भी हमने ये गलत किया, वो नहीं करना था। और फिर इवेंचुअली वो आई थिंक 4-5 ईयर्स आप मार्केट में रहोगे तो वो एक टेम्पटेशन पूरा निकल जाता है, और फिर ऑब्जेक्टिवली हम लोग देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग का अगर कुछ मतलब किसी को कुछ इनसाइट अगर लेना है तो ट्रेंड के खिलाफ मत जाइए। ओके। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, लेकिन ट्रेंड के खिलाफ कुछ भी हो जाए तो भी जाना नहीं है। ओके। तो ट्रेंड के साथ बने रहना है, इसके अगेंस्ट में जाकर अपने डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 5 चीज़ें, वो कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स थे जिनके साथ आप अपनी ट्रेडिंग शुरू की, जो चीज़ें ऐसी थी कि आप इनको तो फॉलो करना ही करना है और इन्हें नहीं करना है, वो कौन सी थी? ये क्वेश्चन हमारे सारे बिगिनर्स के लिए हैं जो इस फील्ड में आए हैं अभी और रोज़ गलतियां कर रहे हैं और सीख रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल करनी ही करनी है, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, वो क्या फैक्टर्स थे? इसका 2 स्टेप्स में जवाब देता हूँ मैं। बेसिकली इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग क्या है, तो 4 सवाल का जवाब है। फर्स्ट, व्हाट टू बाय, सेकेंड इज व्हेन टू बाय, थर्ड इज हाउ मच टू बाय, एंड फोर्थ इज व्हेन टू सेल। तो ये 4 चीज़ें हैं। और लास्ट फिफ्थ जो पॉइंट है कि हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। अभी वी विल स्टार्ट विद द रिवर्स ऑर्डर। तो एक बार फिफ्थ वाला पॉइंट सॉर्ट आउट हो गया तो लाइफ बहुत ईजी है। ओके, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अगर अनरियलिस्टिक रहेंगे तो स्ट्रैटेजी और बाकी सब कितना भी अच्छा रहे तो भी वो फंसने ही वाला है काम। एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ऐसा लेते हैं कि 1 CR का मेरा कैपिटल है, ठीक है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। ट्रेडिंग तो एक है, अदर देन ट्रेडिंग मेरे पास क्या ऑप्शंस है, एक मैं बिजनेस में डाल सकता हूँ, दूसरा ऑब्वियसली रियल इस्टेट, FD, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी जो भी है। तो आप ये सब आप देखोगे तो सबका रिटर्न लेस देन 15% ही है लॉन्ग टर्म रिटर्न। बिजनेस भी हम लोग अगर करेंगे तो एक तो रिस्क है, सब खर्चा टैक्स वगैरह काट के रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब बहुत कम बिजनेस है जिनका ROE 20% से ज़्यादा है। तो बाकी ऑप्शंस हमें 15 से नीचे ही रिटर्न दे रहे हैं। तो ट्रेडिंग तो हमें करना है क्योंकि 15 से ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो रिटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20% पर मंथ चाहिए मुझे। 20% पर मंथ भी मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखोगे तो नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो। तो 15 मेरा बाकी एसेट्स दे रहे, तो थोड़ा कंजर्वेटिव 18 to 20% मेरा एनुअली मेरा टारगेट है। तो एक बार टारगेट कम रखेंगे तो वो एक प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा जी। हमें तो किसी को रिपोर्ट करना नहीं है जी। कोई हमें डांटेगा भी नहीं कि क्यों इतना रिटर्न नहीं आया। हाँ, ये हम लोग ने ही हमारे ऊपर प्रेशर बिल्टअप किया है कि महीने का 4% या जो भी है 5% 10% ये आना ही चाहिए, ऐसा कुछ
किसी ने लिखा है क्या? नहीं, ये लॉ भी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आप पूछना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस तो मान कर रखते हैं कि ये स्टॉक में मैंने पैसा लगा दिया है और यहाँ से मुझे इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, ओके, लेकिन हम कभी लॉस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो क्या ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी माइंडसेट है कि ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 100 रुपीज़ में करीब आप मान लो कि 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करूँगा, बट माइंड में कहीं ये चीज़ नहीं आती कि चलो 10 रुपीज़ का लॉस भी होता है तो आई विल नॉट लूज माई होप्स। करेक्ट। या सो वही उसका जवाब जो मैंने बताया कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। तो व्हाट टू बाय के ऊपर पूरी एनर्जी हम लोग डाल रहे हैं, करेक्ट, लेकिन व्हाट टू बाय अभी बहुत इजी है। सब रिसर्च है, अच्छे चैनल्स टूल्स है, सब कुछ है, और ज़्यादा कुछ नहीं तो टॉप 500 स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छे ही कंपनीज है वो। जी। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एंड पुटिंग ऑल द एनर्जी ऑन व्हाट टू बाय, मुझे लगता है कि व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल, इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ करेंगे और ये रूल्स स्टार्टिंग में अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, रूल बेस्ड कुछ करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट हमारे पास रहेगा। 10-15 साल का कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लो, उसका एक रिपोर्ट रहेगा कि ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से इतने इतने 50 ट्रेड्स हुए हैं, तो 50 में से इतने लॉस मेकिंग है, इतने प्रॉफिट मेकिंग है, जो एवरेज लॉस है वो इतना है और एवरेज प्रॉफिट है इतना है। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में चाहिए, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड फेवर में चाहिए, और एक्यूरेसी 50% भी रही तो पैसा ही पैसा है। तो आपका जो सवाल है कि लॉस बुक करना, मतलब मेरा भी इनिशियली ऐसा ही था कि हम लोग उसको पर्सनली लेते, कि हम लोग ऐसा ईगो इशू बनाते कि इसमें 20%, इसमें इतना अमाउंट का मुझे लॉस हो गया तो वही स्टॉक से मैं वो रिकवर करूंगा। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में अगर 10,000 का लॉस हुआ है तो मैं वो एक्सिस बैंक के पीछे ही इतना लग जाता हूँ कि वही से मुझे 10,000 रिकवर करना है। वही एग्जैक्टली। तो ऐसा तो नहीं है, वो नोट के ऊपर तो लिख के नहीं आएगा कि ये यहाँ से एक्सिस में गया तो एक्सिस से आना चाहिए, कहीं और से भी आ सकता है ना। तो उसको भूल जाओ, जो गया वो गया, वो ट्रेड 50% एक्यूरेसी मतलब क्या कि 50% लॉस होने ही वाला है। तो वही उसका सॉल्यूशन वही है कि ओवर द पीरियड एक 4-5 ईयर्स में जब हम लोग करेंगे, और बैक टेस्टिंग कुछ भी कोई भी स्ट्रैटेजी हम लोग करते हैं तो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग से ये पता चलता है कि ये हिस्टोरिकली भी हुआ है। हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम लोग को लगता है कि ये मतलब सरप्राइज जो रहता है ना, सरप्राइज फैक्टर ज़्यादा पीस ऑफ माइंड को अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। तो अगर नहीं क्यों, हाँ, अगर पता रहेगा कि आगे 200 मीटर पे एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो वैसे बैक टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास रहेगा तो पता चलेगा कि इतने इतने ट्रेड करेंगे तो इतने लॉस होना ही है, वो एवरेज लॉस इतना रहेगा, एवरेज प्रॉफिट इतना रहेगा, और नेट नेट इतना पैसा बनेगा। ओके, तो पूरा होमवर्क करने की ज़रूरत है। पहले अपने ट्रेड को समझें, पहले अपने ट्रेड को पहचानें, अपने प्रॉफिट को पहले, या फिर आप किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझ लें। और उसके बाद इन सब चीज़ों को समझने के बाद, ट्रेंड को समझने के बाद, चार्ट को समझने के बाद, फिर उसके बाद अपनी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से आप रख सकते हैं। करेक्ट। ओके, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि एक तो लॉस आपने तब किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, इसके बाद आपके साथ ऐसा कब कब हुआ जब आपको लगा कि अरे यहाँ पे मैंने गलत कर दी है, और आपने उन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम किया, फर्स्ट ये। और दूसरा, अगेन अगर मैं कोई आपको एक स्ट्रैटेजी बोलूँ कि ये सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए, कि स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी हो सकती है? मैंने जो अभी बताया कि बेसिकली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मतलब क्या है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। उसके ये तो 4 जवाब के जो 4 गोल्डन रूल हो गए। हाँ, ये रूल्स तो मैंने क्रैक कर लिए थे 2018 के पहले, उसी के वजह से मैंने अच्छा खासा अमाउंट बना लिया। लेकिन 5th फैक्टर और एक है, व्हेन टू सेल के बाद व्हेन टू री एंटर। यस। तो 2018-19 के जो मतलब कोविड का क्रैश 2020 में हुआ, ब्रॉडर मार्केट तब क्रैश हुआ, लेकिन स्मॉल कैप्स का 2018 से ही चालू हुआ था।
तो री एंट्री जो थी उसमें मैं फंस गया। तो हुआ क्या कि जो भी अमाउंट बनाया था वो मैंने ऑलमोस्ट मतलब पीक पे सब एग्जिट किए। मोतीलाल ओसवाल 1580 गया था तो मेरा 1400 के आसपास एग्जिट था। एडलवाइज, अदानी ट्रांसमिशन, मतलब 3x 4x 5x, कहीं पे 10x भी, मतलब एग्जिट सही किया लेकिन री एंट्री मेरा गलत हो गया। तो फिर फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कोविड का टाइम ऐसा आ गया कि कंपलसरी सोचने का ही वक्त था, वो बाकी कुछ कर ही नहीं सकते थे, घर पे बैठ के सिर्फ सोचने का ही था। तो फिर से एनालाइज करना चालू किया कि क्या हो गया फिर, व्हाट वेंट रॉन्ग। मतलब पैसा बना के गलाना ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है। करेक्ट। एक बार जो घर से कैपिटल लाया उसके ऊपर लॉस हो गया तो इतना पेन नहीं होता, लेकिन जो कमाया है उससे अगर कुछ थोड़ा लॉस हो जाए तो ज़्यादा पेनफुल है। फिर वो इवैल्यूएशन करने के बाद पता चला कि री एंट्री के भी रूल चाहिए। मतलब बेसिकली जो भी है एंट्री एग्जिट और री एंट्री और री एग्जिट, तो ये पूरा मुझे क्या लगता है इसका मार्केट में ज़ीरो वैल्यू है। मार्केट को क्या लगता है, या मतलब मैं तो हार्डकोर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो चार्ट क्या बता रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चार्ट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, चार्ट जो बोलेगा वही करना है। अपना दिमाग कुछ अपने उसका दिमाग और इमोशंस को हाँ, अभी वो लगाया 15 साल, अभी समझ में आ गया कि उससे कुछ नहीं होगा। तो जो चार्ट बताएगा वही करना है। आपका जो क्वेश्चन है कि स्ट्रैटेजी, मतलब मैंने आई थिंक 150 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज मैंने एक्सप्लोर की है। मोर और लेस मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है तो हर स्ट्रैटेजी अच्छी है, लेकिन हर स्ट्रैटेजी एक फेज में चलती है, एक फेज में नहीं चलती है, फिर दूसरे फेज में चलेगी, फिर नहीं चलेगी। वो दोनों फेज में जब चल रही है, जब नहीं चल रही है, तो दोनों में हम लोग अगर वो स्ट्रैटेजी के साथ लॉयल रहेंगे तो एंड ऑफ द डे पैसा बनेगा। कोई भी आप स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड है, तो मैं जनरली फॉलो करता हूँ। मतलब बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, लेकिन 5/1 करके जो, मतलब उसमें सुपर ट्रेंड में नॉर्मली लोग 7/3 यूज़ करते हैं, तो मैं 5/1 यूज़ करता हूँ। 5/1 वो बुलिश हो गया तो इंडिकेशन है कि स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। मतलब डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड में आ गया, नीचे क्लोज हो गया तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में हो गया। तो एक मैंने बैक टेस्टिंग किया यही स्ट्रैटेजी का, सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें फंडामेंटल्स वगैरह कुछ नहीं लगा है। सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स के ऊपर ब्लाइंडली वो अप ट्रेंड में गया, ऊपर क्लोज हो गया, मंथली बेसिस पे मैंने बाय किया, नीचे क्लोज हुआ मैंने सेल किया। तो 2012 से लेके 2024 13 ईयर्स में 11 आउट ऑफ 13 ईयर्स ये स्ट्रैटेजी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ही साल निगेटिव रिटर्न दिया है, वो भी निग्लिजिबल है, 7 to 10% है। दूसरा, जो जितने भी ट्रेड्स हुए हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 40-50% स्टॉक्स में लॉस हुआ है। तो एवरेज लॉस 10-15% है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट 50 to 60% है। तो मैंने जो बताया कि मतलब ये स्ट्रैटेजी नहीं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी सिंपल से सिंपल आप ले लो, हर किसी का आउटपुट यही आएगा कि एक्यूरेसी 50% और रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3। मैं तो बोलता हूँ मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 और एक्यूरेसी 50%, ये स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी अगर ये दो चीज़ें हमें इंश्योर कर रही है तो पैसा ही पैसा है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रूल क्या है कि हम लोग जब चालू कर रहे हैं तब वो स्ट्रैटेजी का अगर बैड फेज रहेगा तो हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी ख़राब है। वैसा नहीं है, उसका भी अल्टीमेटली हमारा भी लाइफ में हम लोग देखते हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो है ही ना, अच्छा फेज़ बुरा फेज़, वैसे ही स्ट्रैटेजी का भी है, हर स्ट्रैटेजी का है। तो अगर बुरा फेज़ जब है वहाँ पे अगर हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं है और हम लोग दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ जाएंगे और अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रैटेजी का अच्छा फेज़ चालू हो जाएगा, तो फिर पैसा तो जाना ही है। तो वही फिर बेसिक वही है कि बैक टेस्ट आप करो तो पता चलेगा कि
इसका अच्छा बुरा फेस क्या क्या साइकिल है, 2 साल अच्छा है, 2 साल बुरा है, वही आगे होने वाला है. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. जो हुआ है पिछले 25 साल में वही आगे भी होने वाला. एक बार वो कन्विक्शन बिल्टअप हो गया तो फिर सब इजी है. ओके. एक मैं प्रॉब्लम की बात करना चाहती हूँ जो मैंने कई बार अपने वीडियोस के कमेंट्स में देखा है या फिर सोशल मीडिया पर देखा है, जो एक दर्द है ट्रेडर्स का, वो ये है कि कभी स्टॉप लॉस लगता नहीं है. लगता है तो स्टॉप लॉस से पहले ही टारगेट हिट हो जाता है. टारगेट हिट हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ इस ट्रेड में. या फिर जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा था कि क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये भी क्या ज़रूरी है. तो ये मैं समझना चाहूँगी कि स्टॉप लॉस को लेकर जो ये पूरे टाइम कन्फ्यूजन रहता है ट्रेडर्स के लिए, उसे कैसे सॉर्ट किया जा सकता है. सबसे पहले तो क्या है कि ये जो इक्वेशन है, मतलब बेसिकली कोई भी स्टॉक 100 रुपीज़ का है, 100 से अगर वो 50 तक आया तो डाउनफॉल हो गया 50%. जब वो 50 से वापस 100 हो जाएगा तब वो बढ़ेगा 100%. तो ये मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, एक बार अगर इसके ऊपर कन्विक्शन बिल्ड हो गया कि 100 रुपये की चीज़ 50 रुपीज़ हो रही है और 50 की 100 हो रही है, तो नेट नेट फ़ायदा है. लेकिन उसके लिए क्या है कि 100 रुपीज़ मैंने 100 रुपीज़ पे बाय किया, वो 50 तक आया, वापस 100 तक आया, तो मैंने तो कुछ गलाया भी नहीं, कमाया भी नहीं. लेकिन बाय सम मीन्स कुछ तो करके अगर 100 रुपये की चीज़ जब 80 रुपीज़ पे आ गई, वहाँ पे मैंने अगर उसमें से एग्ज़िट किया और वो चीज़ 50 रुपीज़ तक नीचे आई और 60-65 पे मैंने री एंट्री की और फिर वो 100 रुपये हो गई. तो फर्स्ट केस में जब हमने कुछ किया नहीं तो हमने 0% रिटर्न बनाया. ये केस में एज्यूमिंग कि हम लोग 60 पे री एंटर कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 25-30% रिटर्न बनता है. स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है कि एक मतलब शॉर्ट टर्म साइकिल्स तो एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म साइकिल तो हर किसी को पता है. 10 साल में एक क्रैश आता है, हुआ ही है. मतलब यूएस मार्केट का जो भी रिकॉर्ड है इतने सालों का, या अपने मार्केट का 40-50 ईयर्स का है, तो 10 साल में एक क्रैश आता ही है. क्रैश कितना होता है? लार्ज कैप्स में निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 50% गिरता है, 40-50%, और स्मॉल कैप अप्रॉक्सीमेटली 70% गिरता है. तो मतलब 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये होने वाली है. तो मैंने जो अभी ये बताया कि बाय सम मीन्स, वो सम मीन्स मतलब क्या? स्टॉप लॉस. तो स्टॉप लॉस अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और 100 रुपये पोर्टफोलियो था, क्रैश चालू हो गया, 80 पे मैंने एग्जिट किया, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गया रूल बेस्ड के वजह से, और 30 तक मार्केट नीचे गया. ऑब्वियसली 30 पे तो हम लोग एग्जैक्ट बॉटम पे कोई एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन 50 पे भी अगर हम लोग कर पाए तो मतलब वो 50 रुपीज़ के लेवल पे हमने 80 रुपीज़ डाले, क्योंकि हमने निकाले 80 थे, और 80 के 160 हो जाएंगे. ठीक है, तो पूरे साइकिल में जो हमने कमाया वो तो सब ने सेम ही कमाया, जितना बाकी लोगों ने कमाया उतना हमने ही कमाया. लेकिन ये जो एडिशनल था, ये एडिशनल 50-60% हो गया. मतलब इसका एनुअलाइज अगर हम लोग करेंगे तो 5-6% एडिशनल हो गया बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस. तो स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है वही मार्केट नीचे सस्ते में ख़रीदने का. तो इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है. दूसरा ऐसा है कि फॉर एग्जांपल 2022 से अगर हम लोग देखेंगे, लास्ट 3 ईयर्स का आप डेटा देखिए, तो विप्रो डाउन ट्रेंड में था, मतलब ओवरऑल आईटी डाउन ट्रेंड में ही था. तो विप्रो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 30-40-50% नीचे आया. वही टाइम पे विप्रो अच्छा है क्या? ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छा ही है ना, वो तो पहले भी था, अभी भी है. तो जो लोग बाय एंड होल्ड कर रहे हैं वो बैठे हैं अभी भी, इवेंचुअली वो पैसा बनाएंगे. लेकिन जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई 5/1 सुपर ट्रेंड, तो वो स्ट्रैटेजी ने विप्रो में एग्जिट दिया था 2022 में. ठीक है, 2022-23 के आसपास वही स्ट्रैटेजी ने बाय सिग्नल दिया आईसीआईसीआई बैंक में और भारतीय एयरटेल में. तो विप्रो 30% नीचे आया,
ICICI बैंक 30% ऊपर गया, भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट डबल हो गया है ओह यही पीरियड में। तो अल्टीमेटली क्या है कि कैपिटल लिमिटेड है, तो चर्न तो करना पड़ेगा। तो चर्न कैसे करेंगे, उसके लिए लॉजिक चाहिए कुछ। तो वो लॉजिक स्टॉप लॉस है कि जब भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बेसिकली क्या है कि 3 फेजेस है मार्केट में, एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है, एक नो ट्रेंड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो का पार्ट जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स है उसमें एलोकेट होना चाहिए, कम से कम डाउन ट्रेंड और नो ट्रेंड में होना चाहिए। वो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस के ही थ्रू हो सकता है। सेम लॉजिक आप ट्रेडिंग में भी, मतलब अब टाइम जो ये है टाइम पीरियड है, मतलब मंथली चार्ट आप लीजिए या 5 मिनट का चार्ट लीजिए, तो ये लॉजिक एवरीवेयर एप्लीकेबल है। इंट्राडे में भी आप देखिए कि कोई स्टॉक निफ्टी अगर फ्लैट रहा तो कोई स्टॉक 3% ऊपर रहता है, कोई स्टॉक 3% नीचे रहता है। तो वो जो नीचे जा रहा है वहाँ से निकल के जो ऊपर जा रहा है उसमें डालना तभी पॉसिबल है जब आप पहला जो जहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है वहाँ से एग्जिट करेंगे, रूल फॉलो करेंगे, तो ही वो कैपिटल डिप्लॉय कर पाएंगे ना। कैपिटल तो अनलिमिटेड नहीं है जी, कैपिटल तो लिमिटेड है, वही कैपिटल यूज़ करना है, रीयूज़ करना है। तो उसके लिए स्टॉप लॉस पहले तो कन्विक्शन बिल्ड होना चाहिए उसके ऊपर कि स्टॉप लॉस हमारे लिए ही है, वो हमारा फायदे के लिए है वो हमारे। हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है वो। ओके, और स्मॉल लॉस इज ऑलवेज बेटर देन लार्ज बिगर लॉसेस, लार्ज लॉसेस। ठीक है। नाउ आई वांट टू आस्क कि जनरली क्या होता है कि जो मार्केट का ट्रेंड हम देखते हैं, जब आपने एंट्री ली थी तो बहुत सारी चीज़ें आपको होमवर्क करनी पड़ती थी। लाइक आपको सारा चार्ट देखना पड़ता होगा, ट्रेंड समझने होंगे, हर एक स्टॉक का पैटर्न देखना पड़ता होगा। ठीक है। करेक्ट। नाउ देयर आर लॉट ऑफ टूल्स इन द मार्केट। AI से स्पेसिफिक अगर हम बात करें, बहुत सारे टूल्स मार्केट में आ गए हैं। ट्रेडिंग, वी कैन से दैट कि ट्रेड करना अब इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में, राइट? तो अभी जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, नए ट्रेडर्स मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, थोड़ा मार्केट क्लटर्ड भी हो गया है, क्योंकि आप यूट्यूब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मार्केट के थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, सोशल मीडिया में इतनी सारी रिकमेंडेशंस या फिर आप स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग, सबकी बात चल रही है। तो इस नॉइज़ से कैसे बचें, प्लस जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी मार्केट ने अडाप्ट कर ली है उसमें आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? अल्टीमेटली कोई भी चीज़ मार्केट में आ रही है, मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जितने भी टूल्स अभी मार्केट में आए हैं तो उससे लाइफ इजी हुई है, लेकिन कन्फ्यूजन और मतलब किसी भी चीज़ का ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर नॉलेज भी डेंजरस है। तो वो फेज़ अभी है कि इतने टूल्स है कि क्या क्या यूज़ करें, और पैसा कम है और टूल्स ही ज़्यादा हो गया अभी। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जैसा अभी फॉर एग्जांपल मेरा आप देखिए, तो मैंने सब करके देखा, F&O किया है, कमोडिटी किया है, इंट्राडे किया, स्विंग किया, लॉन्ग टर्म किया। फिर एक सब करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लिए क्या सूट हो रहा है। तो अभी मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, वो भी मतलब 1 मंथ से लेके 12 मंथ्स का ड्यूरेशन। ओके। क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे वो कंफर्टेबल है। तो आपको आपका स्पेस ढूंढना पड़ेगा कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। दूसरा ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन जो भी है वो तो मतलब हमारा लाइफ इजी करने के लिए है जी। अगर वो इन्फॉर्मेशन और वो टूल्स के वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा उसका यूज़ लिमिट करना चाहिए। ओके। मतलब हर चीज़ जो अच्छी लगेगी वो यूज़ करनी ही चाहिए, ऐसा कुछ। मतलब फोमो के पीछे नहीं भागना है। हाँ। आपका जो कंफर्ट जोन है वहाँ पर रहकर आपको करेक्ट। कोई भी आप टूल ले लीजिए, उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए यूज़ कीजिए। तो इनिशियली क्या होता है कि कोई भी चीज़ नई दिखती है तो ऐसा लगता है कि यही बेस्ट है। हाँ, इसके जैसा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक 3-4-5 महीने के बाद पता चलता है कि नहीं, इसके भी कुछ है निगेटिव पॉइंट्स। तो
जो भी टूल्स 1 या 2 यूज़ कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। और सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए या टूल्स आ जाए, लेकिन जो चार्ट्स देखना है तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कम से कम 50 चार्ट्स तो आप डेली देखिए। ओके। एक बार वो नज़र बन जाएगी ना, तो टूल्स, कौन सा टूल क्या बता रहा है, और जो हमारा एक पावर डेवलप हो जाएगा, तो जब वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आप मैन्युअली चार्ट्स भी देखिए। एंड ऑफ द डे मार्केट बंद होने के बाद कम से कम 50, मैं तो बोलता हूँ 100 भी आप चार्ट्स देखिए। एक इंट्यूशन उससे डेवलप हो जाएगा कि हम लोग चार्ट देखते हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो हमें दिखता है, उसके ऊपर माइंड में हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो 2-3 महीने के बाद पता चलता है कि यार हमने तो ये देखा था, हमने ये सोचा भी था, यस। और वैसे ही हुआ। सो बेसिकली मंगेश, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन साथ में रिसर्च को पीछे नहीं छोड़ना है। करेक्ट। बिल्कुल। तो अपनी लर्निंग्स के साथ, अपने रिसर्च के बेसिस पर आप आगे और ग्रो कर सकते हो। करेक्ट। जी, ठीक है। मंगेश, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कई सारे यंगस्टर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया, एंड देयर इज़ अ बूम इन द ब्रोकिंग इंडस्ट्री। ओके, सो ये जो नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स मार्केट में आ रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या और अपॉर्चुनिटीज़ है जो वो इनकैश कर सकते हैं इस मार्केट के थ्रू? आई मीन अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं लॉन्ग रन के लिए, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में? आप देखोगे तो लास्ट आई थिंक 10 ईयर्स में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM है, या ओवरऑल इक्विटी में जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है, वो 10x इन 10 ईयर्स हुआ है, और 25% CAGR से मार्केट बढ़ा है। तो AUM बढ़ा है तो अर्निंग्स भी, जो भी ये सेगमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनके अर्निंग्स भी बढ़े ही है। आप जैसा मैंने मोतीलाल ओसवाल बताया, CDSL है, BSE, उनके स्टॉक प्राइजेस आप देख लो, बढ़ा ही है। तो मार्केट बढ़ रहा है, टेलविंड है पीछे, सबसे मेन पॉइंट वो है। लेकिन हमेशा एक मार्केट में गैप रहता है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, अभी जो मार्केट में जितने भी ऑप्शंस है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न मतलब इक्विटी, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न मतलब हाइब्रिड, और लो रिस्क लो रिटर्न मतलब डेट, ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है। अभी जो किसी को अगर यहाँ पे आके करियर करना है और कुछ बड़ा बनाना है, तो एक सेगमेंट हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है। अगर रिस्क एक नॉच कम करके, मतलब कुछ ऐसा ऑफरिंग अगर हम लोग कर पाएंगे कि मीडियम रिस्क और हाई रिटर्न, या लो रिस्क और मीडियम रिटर्न, ये टाइप का अगर कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग अगर बना पाएंगे, तो जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स को ये चाहिए लेकिन नहीं है, अभी मार्केट में ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो जो भी न्यू एंट्रेंट्स ये फील्ड में कुछ करियर करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन कीजिए, कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बनाइए जिसके ज़रिए आप इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन दे पाएंगे कि आप सर हाइब्रिड फंड के रिस्क में आप इक्विटी का रिटर्न कमाओ, आप डेट के रिस्क में आप हाइब्रिड का रिटर्न कमाओ। और ये एक हिंट भी देता हूँ मैं, मतलब मैंने ऑलरेडी वो क्रैक किया है, तो वो पॉसिबल है। आप जो कोई भी एक स्ट्रैटेजी ले लो, उसमें स्टॉप लॉस फॉलो करो और एंट्री एग्जिट के रूल्स आप फॉलो करो, ऑटोमेटिकली रिस्क आपका मीडियम हो जाएगा, एक नॉच नीचे आ जाएगा, और रिटर्न आपका इक्विटी का उतना ही रहेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मीडियम रिस्क हाई रिटर्न अगर कुछ ऑफरिंग ला सकते हो मार्केट में, तो बहुत डिमांड है। एक क्वेश्चन जो है वो रह गया था। आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि आपने 52 लो वीक के जो स्टॉक्स थे, दो स्टॉक्स, उनके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी। करेक्ट। अब आप क्या करते हो? अभी मतलब मेरे जर्नी को अगर समराइज करेंगे तो जर्नी फ्रॉम 52 वीक लो टू 52 वीक हाई, ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब एक अल्टीमेटली क्या है, जो भी स्टॉक बढ़ रहा है या नीचे आ रहा है ना,
उसमें क्या है कि लोगों इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है, कोई तो डिसीजन ले रहा है बेचने का या कोई तो डिसीजन ले रहा है खरीदने का, इसके लिए वो ऊपर नीचे हो रहा है। ऑल टाइम हाई एक ऐसा पॉइंट है, ऑल टाइम हाई मतलब क्या कि वो स्टॉक में जितने भी इन्वेस्टर्स है वो सब प्रॉफिट में है। ऑल टाइम हाई का मतलब ही वही है जी, कोई भी वो स्टॉक में जितने इन्वेस्टर्स है वो सब प्रॉफिट। नो वन इज इन लॉस, यस। सबका पेट भरा है, तो पैनिक नहीं करेंगे वो। तो ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई आप बोल सकते हैं, मतलब 1 ईयर हाई, 3 ईयर हाई, 5 ईयर हाई, या सबसे बेस्ट तो मतलब ऑल टाइम हाई। कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पे है, फंडामेंटल्स अच्छे है और वैल्यूएशन रिजनेबल है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने मतलब लास्ट साइकिल में जो मैंने आपको बताया कि पोस्ट कोविड में, कोविड का जो टाइम था, मैंने एक अच्छा उसका यूटिलाइजेशन किया कि मैंने जो भी डिसीजंस है मैंने जो बताया आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के, क्या लेना है, कब लेना है, कब बेचना है, तो इसका पूरा रूल बेस्ड मैंने बनाया। और वो सब रूल्स यूज़ करके जब मैंने ये ऑल टाइम हाई जो स्टॉक्स हिट कर रहे उसमें अप्लाई किया तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। मतलब RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड हमने 30 रुपीज़ पे आइडेंटिफाई किया था। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मतलब मैं लिटरली मतलब बोल नहीं सकता। और सेम लॉजिक जो है यही टेक्निकल एनालिसिस का गोल्ड में आप अप्लाई कीजिए। गोल्ड में भी आपने गोल्ड मैंने आइडेंटिफाई किया था 58 पे, तो ऐसे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पे प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड 1 लाख के ऊपर जाएगा। बिटकॉइन का भी रिसेंटली प्रेडिक्ट किया था। सिल्वर का जब 72,000 था तब बताया था 130 हो जाएगा, अभी 115 आई थिंक हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि चार्ट्स को सब पता है, चार्ट्स देखेंगे तो सबका जवाब मिल जाएगा। ओके, ठीक है। एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे आगे बढ़ने की, ट्रेडिंग में या मार्केट में आगे बढ़ने की चीज़ों को थोड़ा पीछे ढकेलती है हमें बार बार, कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आपकी रूटीन क्या होती है? एक ट्रेडर की क्या रूटीन होती है? किस तरह से वो अपने डे को यू नो रूटीन सेट करते हैं कि आपको मॉर्निंग में उठ के ये चीज़ें करनी है, ग्लोबल मार्केट देखना है, या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं? आपकी क्या रूटीन होती है? मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहला मैंने बेसिक्स को एड्रेस किया है। तो सबसे पहला बेसिक क्या है कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन है 20% CAGR। 20% क्यों, 15 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं? तो उसके पीछे लॉजिक ऐसे, आप चाहिए तो ऑडियंस को मैं बोलता हूँ कि आप गूगल कीजिए वॉरेन बफे CAGR, आप डालिए। तो वॉरेन बफे तो सबको पता है, बहुत पैसा है, मतलब वो काउंट भी नहीं कर सकते। तो उनका CAGR कितना रहेगा? लोगों को लगता है 30, 40, 50%, लेकिन 19.8% CAGR है उनका। तो अप्रॉक्सीमेटली 20% CAGR में वो वॉरेन बफे बन गए। जी। राकेश झुनझुनवाला का एक इंटरव्यू आपने देखा रहेगा, वो बहुत मतलब उसका रील वायरल हुआ था। तो वो बोलते हैं कि 18% अगर मुझे रिटर्न मिलता है तो आई एम द किंग। मतलब इतना बड़ा आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी जिसने पैसा कमाया, वो बोल रहा है कि 18% मिलेगा तो आई एम द किंग। हिसाब वही पे आ गया कि 18 to 20% अगर मिल रहा है, लोगों को लगता है कि ये बहुत कम है और ये मिलाना बहुत ईजी है, लेकिन बट ये बहुत ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी ये है बहुत ज़्यादा है और ये मिलाना बहुत मुश्किल है हम्म कंसिस्टेंटली। 1 आध 2 साल तो ठीक है, वो तो मार्केट चला तो कमाएंगे ही, उसमें स्किल कुछ नहीं है। लेकिन एक 10 ईयर की साइकिल में पोर्टफोलियो 18-20% से कंपाउंड करना, ये इट इज़ नॉट ईजी। तो मेरा सबसे पहला, मैंने ये जो एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है उसको मैंने एड्रेस किया है। मेरा एक्सपेक्टेशन है 20% CAGR। तो एक बार मैंने वो कर दिया तो मेरा प्रेशर 99% ख़त्म हो गया। मेरा टारगेट मेरा सेट है, तो मुझे वो बहुत इजी लगता है कि ये कमाना इजी है। नाउ सेकेंड पार्ट है कि वो अचीव कैसे करेंगे। मेरा जो रूटीन है, मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी मानता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस भी फॉलो करता हूँ, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे ये पता है कि मेरे लिमिटेशंस क्या है।
अल्टीमेटली मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है? प्रोमोटर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसमें DI एंड FI हो गया, और बाद में हम लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो ये चारों में सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है? ऑब्वियसली प्रमोटर, जो मालिक है उसको उसके बिजनेस के बारे में तो सबसे ज़्यादा पता है। सेकंड, इंस्टीट्यूशंस को पता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पैसा और वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, वो भी प्रमोटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और फिर हम लोग बाद में रिटेल इन्वेस्टर है। अगर कोई चीज़ होने वाली है पॉजिटिव निगेटिव, तो उनको पता रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो एक्ट करेंगे। न्यूज़ बाद में आएगी, तो न्यूज़ देखिए फॉर एकेडमिक पर्पस, लेकिन न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन ओनली बेस्ड ऑन न्यूज़ लेना मेरे हिसाब से गलत है। तो आप न्यूज़ और चार्ट, इसका आप कॉम्बिनेशन कीजिए। तो मैं वो करता हूँ, मैं सबसे पहले चार्ट देखता हूँ एंड ऑफ द डे। तो डेली, अभी वो एक पैशन है इसलिए ट्रैक करता हूँ, लेकिन जो भी मतलब लास्ट 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का मेरा CAGR अच्छा 26-27 है। ये जो भी अचीव हुआ है, इसमें सिर्फ दिन में एंड ऑफ द डे, वो भी 7-8 बजे शाम को, सब मार्केट ठंडा होने के बाद में 15 मिनट्स एनालाइज करता हूँ। जो भी ट्रेड्स लेने हैं वो आफ्टर मार्केट वहाँ पे ही मैं डालता हूँ दूसरे दिन के लिए, और एग्जिट भी वैसे एंड ऑफ द डे ही करता हूँ। तो 15 मिनट्स चार्ट्स देख के हो जाता है। अच्छा। तो न्यूज़ देखना, मार्केट देखना, ये ज़रूरी है एकेडमिक पर्पस के लिए, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने बताया कि प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल जो है, उनको जो हम लोग आज देख रहे हैं न्यूज़ में, वो उनको 3 महीना पहले से पता है, उन्होंने एक्शन वो लेके बैठ गए। और एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी की बात नहीं है, वो उनकी कंपनी है तो वो करेंगे ही ना। हम लोग ऐसा क्या उनको थोड़ी ये रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब मेरा रूटीन ऐसा है कि जो भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस या जो भी 15 मिनट्स का काम है, वो मैं करता हूँ कंसिस्टेंटली। मतलब मेरा टारगेट था कि जितने भी दिन 240 डेज मार्केट अगर ओपन रहता है साल में, तो 240 आउट ऑफ 240 डेज मुझे रूटीन फॉलो करना है। तो ऑलमोस्ट मतलब हो जाता है अभी। सिंपल चीज़ है, कंसिस्टेंटली करेंगे तो रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। तो आई थिंक डिसिप्लिन, रिसर्च और रेगुलर प्रैक्टिस, चार्ट्स को बहुत डीपली एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है अगर आप लॉन्ग रन में मार्केट में बने रहना चाहते हैं और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहते हैं। करेक्ट। बिल्कुल, ठीक है। तो सुना आपने मंगेश को, कैसे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को डेवलप किया नई चीज़ें सीखने के साथ, और बार बार किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करके रह सकते हैं, या ट्रेडिंग स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सब मंगेश ने आज हमें इस शो में बताया है। और इनकी जर्नी को अगर समराइज़ किया जाए तो जैसे आपने बताया था कि 52 वीक लो से 52 वीक हाई तक की ये इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मंगेश की। काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला है इस शो में, और आई एम श्योर कि जब अब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे या आप वीडियो देखेंगे तो आप भी कई सारी चीज़ें समझ पाएंगे मंगेश के थ्रू, क्योंकि इन्होंने करीब 15 साल से भी ज़्यादा का समय अब मार्केट में दिया है। तो कई सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के ज़रिए, इस पॉडकास्ट के ज़रिए सीखने को मिलेगी। तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, और कोटक सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसी तरह फॉलो करते रहिए, इस तरह के इंसाइटफुल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज देखने के लिए। शुक्रिया मंगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.